Good morning to my all students. Today I will discuss about the sampling theorem used in communication system. So first we study what are the meaning of sampling theorem. एक प्रोसेस है by which a continuous signal is converted into discrete time signal. जो भी हम आपको एक कंटिन्यूअस सिग्नल देंगे, जो हमारा सिग्नल होगा जिसे हमें कम्युनिकेट करना है, जिसको हमको सेंड करना है, उस कंटिन्यूअस सिग्नल को टाइम के आधार पर छोटे छोटे सिग्नल में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्रोसेस. सैम्पलिंग का मतलब है कि जिसका हम परीक्षण करना चाहते हैं उसका कुछ पार्ट लेना. तो कुछ कंडीशन है कि अगर आप सैम्पलिंग करते हो और फिर उसकी प्रोसेस करते हो, फिर उसको सिग्नल को डिटेक्टर में उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो, तो कुछ कंडीशंस लगी हुई है इस थ्योरम में. द सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ द सिग्नल, मतलब सिग्नल के जो आपने टाइम में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, टाइम के आधार पर उसके पार्ट किए हैं, उसका उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल्स होनी चाहिए सिग्नल के, जिससे कि हम ओरिजिनल सिग्नल जब चाहें तो उस सैंपल से कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब सफिशिएंट, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई सैंपल है, मतलब ये कोई कंटिन्यूअस है, और इसके ऐसे ऐसे आपने टाइम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो आपको सैंपल में इतने एलिमेंट, कम से कम सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लेना पड़ेगा टाइम के आधार पर जो आपने सैंपल किए हैं, जो टुकड़े किए हैं, कि हम अपने सिग्नल को जब रिकंस्ट्रक्ट करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं. नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो डिपेंड्स करेगा कि हमारे सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पर डिपेंड करे. इस प्रकार से हम सैम्पलिंग थ्योरम के स्टेट थ्योरम को दो स्टेटमेंट में बांट रखा है. पहला, जो आपका बैंड लिमिटेड सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल, बैंड लिमिटेड का मतलब जैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये कि इस बीच का सिग्नल है, या -FM से +FM, ये सिग्नल. तो कंटिन्यूअस ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी which has frequency component have maximum value FM. FM मान लीजिए 500 हर्ट्ज is completely described by samples. उसको हम एक सैंपल्स के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं at uniform interval less than or equal to 1/2 FM apart. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हमारे सिग्नल की FM है, तो जो हम एलिमेंट्स बना रहे हैं टाइम के आधार पर,
वो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का जो टाइम गैप होगा वो 1/2 FM होगा, मतलब 1/1000 सेकेंड होगा। हमारे जो कंटिन्यूअस सिग्नल के जो आपने डिस्क्रीट में बदले हैं, जैसे एक ये पार्ट है एक ये पार्ट, तो इसके बीच का जो टाइम होगा 1/2 FM होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है a band limited signal of finite energy which has no component higher than FM, मतलब FM ही उसका लास्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, मे बी कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द सैंपल, मतलब जो सैंपल है उससे हम अपना सिग्नल कंप्लीट रिजर्व ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पर सेकेंड जो आप ले रहे हो सैंपल, उसमें कम से कम 2 FM सैंपल्स पर सेकेंड होने चाहिए। एक मान लीजिए 20 हर्ट्ज है, तो 40 एलिमेंट पर सेकेंड आपको कंसीडर करना पड़ेगा सैंपल में। सैंपल्स टेकन एट द रेट ऑफ 2 FM पर सेकेंड। जब आप उसको कंटिन्यूअस को टाइम में कन्वर्ट करोगे और मैक्सिमम अगर उसमें FM हर्ट्ज है, तो जो एलिमेंट होंगे उनके बीच का जो स्पेसिंग होगा वो 1/2 FM होगा। अब अगर उस सैंपल से अपने सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको पर सेकेंड 2 FM सैंपल्स उठाने पड़ेंगे, मतलब 2 FM एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, तभी आप अपने सिग्नल को कंप्लीटली रिकवर कर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी कंटिन्यूअस के डिस्क्रीट बनाई है और FM उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो होगा वो 2 FM होगा। और जब आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे अपने सिग्नल को, तब आपको जो सैंपल से टुकड़े उठाने हैं वो 2 FM पर सेकेंड उठाने। These two combined parts can be expressed as, मतलब complete theorem can be expressed as a continuous time signal may be completely represent कर सकते हैं in its samples and recovered back, और उससे अपने सिग्नल को पा सकते हैं अगर सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी, मतलब पर सेकेंड जो सैंपल से टेकन कर रहे हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 FM, कम से कम 2 FM। यहाँ FS है हमारे सैंपल की फ्रीक्वेंसी। दिस कंबाइंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड सैंपलिंग थ्योरम। अब ये कैसे प्राप्त करोगे? ये देखिए मेरा सिग्नल है, टाइम ये है, ये लिखा है XT, मतलब XT हमारा सिग्नल है टाइम पर डिपेंड, और वो ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे मान लिया मैंने। इसका जब हम फ्रीक्वेंसी फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी वर्सेज यक्स की वैल्यू, यक्स ओमेगा लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड, वो ऐसे वेरी करेगा -FM से +FM। आवर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ये मेरा आवर सिग्नल हो गया। मुझे प्राप्त का क्या करना है? डिस्क्रीट सिग्नल। तो डिस्क्रीट सिग्नल कैसे प्राप्त करेंगे उसका करती है, तो मैंने तो अपने सिग्नल को आपको दिखाया है कि जिस सिग्नल को हम भेजना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो ये है।
ये वो सिग्नल है इम्पल्स सिग्नल। यहां देख रहे हो कि इस टाइम पर एक पल्स है जिसकी वही हाइट है, जो इस टाइम पर है इसकी भी वही हाइट है, जो इस टाइम पर है इसकी भी वही हाइट है। मतलब ये है मेरा इम्पल्स सिग्नल। और ये है आपका आवर सिग्नल। आवर सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल में जितनी भी इम्पल्स है सब वो टी एस टाइम के अंतराल पर है, और ऊंचाई सबकी बराबर है, हाइट सबकी, एम्पलीट्यूड सबका बराबर। अब इन दोनों को एक मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों ये। तो क्या हुआ कि जो ये आपका सिग्नल था और ये आपका जो इम्पल्स था सिग्नल, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो आपका इम्पल्स है, इसको जो आप वेक्टर वेक्टर देख रहे हैं, इसकी पोजीशन आवर सिग्नल जैसी ही हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसने ये टुकड़ा काटा, इसने यहाँ ये काटा, इसने यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो। तो अब आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस से हट करके पार्ट हो गया जाकर के। कॉन्टिन्यूअस से हट करके यहाँ मैंने दिखाया है कि ये जो जीटी माना है हमने, मतलब इसका और इसका, ये इम्पल्स है, ये अवर सिग्नल है, मल्टीप्लाई करके जीटी मिला है। जीटी ये है, टी वर्सेस जीटी, ये एक ये मिला, ये मिला। इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो ये बने एफएम से, माइनस एफएम से, प्लस एफएम, ये एफएस है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी माइनस एफएस। तो क्या करना है कि आवर सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय इम्पल्स सिग्नल, एंड वी गेट आवर सिग्नल कैसा है। आवर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है वो जीरो है अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफएम है। जब एफएम से नीचे तक की, एफएम मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर सिग्नल बैंड लिमिट। कैसे सैम्पलिंग कैसे की गई है, एक्सटी को इम्पल्स से मल्टीप्लाई किया गया है। ये देखिए, एक्सटी को इम्पल्स से मल्टीप्लाई किया गया। इम्पल्स का ये फार्मूला होता है, 1+2 cos ω st +2 cos, फोरियर सीरीज है 2 ω st प्लस, और एक्सटी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 1/TS। इसमें 1/TS ये आपका इम्पल्स सिग्नल है, और एक्सटी आपका आवर सिग्नल, दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर ये। अब जीटी के बाद आपने देखा है जी ओमेगा आपका कर्व है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है। ये ये तो ये आ गया जाकर के आपका ये जीटी, ये हो गया। एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, चौथा एलिमेंट ये है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो एक्स टी होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा आ जाएगा, और 2xt cos ω st का एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस और एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस, ये आ जाएगा। अगले वाले का ये आ जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, समेशन n -∞ to +∞ x ओमेगा माइनस n ओमेगा एस, ये जी ओमेगा आ गया। कैसे निकाला गया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो यहाँ बताया गया है कि 2xt, ये 2xt cos ω st, 2xt cos ω st का फोरियर ट्रांसफॉर्म
एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस, जहां कॉस ओमेगा एस टी इसको लिखा गया है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये, इसलिए ये लाइन लिख दी गई है। तो क्या आया है, एक्स ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये फोरियर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्टेड वर्जन ऑफ स्पेक्ट्रम एक्स ओमेगा ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल एक्स टी, डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ n extends from minus infinity to plus infinity. So we'll get infinite number of original spectrum x omega centered at 0. Now if have to reconstruct xt from gt, आपने, आपके पास क्या प्राप्त हुआ है, gt, टाइम पर डिपेंडेंट। जब आपने प्रोडक्ट किया है अपनी सिग्नल और इम्पल्स को, तो मिला है जीटी। जीटी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, जी जीटी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, जी ओमेगा। तो अगर आपके पास इस समय है क्या, जी ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहां से जब आप इसको उल्टा लौटोगे, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहोगे, तो सबसे पहले मिलेगा एक्स ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से आप पा पाओगे एक्स टी। देखिए, आपने जब मल्टीप्लाई किया है तो जीटी मिला है, जीटी से आपने जी ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बदला है। तो अगर आप जी ओमेगा से जब फिर लौटोगे, तब आपको जी ओमेगा से मिलेगा एक्स ओमेगा, और एक्स ओमेगा से मिलेगा एक्स टी, जब आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करो। तो अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहोगे, तो ये आवश्यक है कि कोई भी जो हमारे ये पार्ट बने हैं, ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये ये जो बने हैं हमारे, ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये जैसे ये बना है, फिर ये बना है, ये एफ एस पर है, ये माइनस एफ एस पे, तो ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफ एस को हर हालत में ग्रेटर आर इक्वल टू 2 FM होना चाहिए। क्योंकि 2 FM क्या है, 1/2 FM क्या है, ये जो आपने सैंपल किए है इसके बीच का टाइम। तो जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो 2 FM आएगी। तो जब आपने इसको डिस्क्रीट में बदला है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 FM है। तो आपको जो आपका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, कम से कम 2 FM होनी चाहिए, कम से कम, या 2 FM से बड़ी होनी चाहिए। एफ एस ग्रेटर देन 2 FM, या एफ एस को आप टीएस में बदलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो सैंपलिंग टाइम है वो लेस देन 1/2 FM। इसे कहते हैं नाइक्वेस्ट इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नाइक्वेस्ट इंटरवल। एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये सिग्नल दिया हुआ है, इसका नाइक्वेस्ट रेट निकालिए। तो नाइक्वेस्ट रेट होता है 2 FM। FM क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसको अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा बाय इक्वेशन सी कॉस ओमेगा 1t प्लस 10
साइन ओमेगा 2t माइनस कॉस ओमेगा 3t, इससे जो है इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ओमेगा 1t इज इक्वल टू 50 पाई टी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 50 पाई, ओमेगा 2t इज इक्वल टू 300 पाई टी, 300 पाई, और ओमेगा 3t इज इक्वल टू 100 पाई। अभी आगे मिलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल लिया, f1 इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज और f2 इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज और f3 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो तीनों में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 25, ये 150 एंड ये 50। इसका 150 हमारी जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 150 हर्ट्ज। तो नाइक्वेस्ट रेट इज गिवन बाई fs इज इक्वल टू 2fm, fs इज इक्वल टू 2fm। ये मैंने अभी आपको बताया है, इसका मतलब 300 हर्ट्ज इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नाइक्वेस्ट रेट। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। xt आपको गिवन होगा और उससे आपको नाइक्वेस्ट निकालना है, तो fs इज इक्वल टू 2fm, where fm is the maximum frequency in the sampling. This is the complete explanation of sampling theorem.